नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन कर रहे हैं हम विजन आईएएस का पीटी 365। उसमें हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हमारा जो 7वां चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन और बिल जो है वो पास किए गए हैं या पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं, उससे संबंधित है। इसमें पहला टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसको बोलते हैं डीपीडीपी। रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है ना, जो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का था, उससे संबंधित कुछ जो है जो उसके पार्ट्स थे उसको फिर से जो है नोटिफाई किया है। मतलब पहले जो है भी नोटिफाई किया हुआ था, अब कुछ लार्ज पार्ट जो है उसका नोटिफाई कर दिया है। और साथ साथ जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को भी जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस एक्ट में जो है जैसे मतलब क्या क्या बातें की गई हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो एक्ट जो बात करता है, ये रेगुलेट करता है प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा। मतलब जो डिजिटली जो हमारा डाटा जो जनरेट होता है तो उसके प्रोसेसिंग से संबंधित ये मतलब जो है रेगुलेट करता है उसकी प्रोसेसिंग को। और साथ साथ जो है ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका जो है प्राइवेसी राइट्स जो डाटा से संबंधित है वो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। मतलब इंडिविजुअल का जो राइट्स है डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित, डाटा सिक्योरिटी से संबंधित, उसको भी गवर्नमेंट को देखना है। और साथ साथ जो है डाटा का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, रेगुलेशन हो, तो उसको भी देखना है। तो इससे संबंधित जो है ये एक्ट पास किया गया था। इसमें जो है डिजिटल पर्सनल डाटा के मामले में अगर देखा जाए तो 3 जो है मेन मुख्यतः इंस्टीट्यूशन आते हैं इसमें। पहला आता है जैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे अपने इस टॉपिक को तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे कि हमको लगेगा कि ये किस टाइप का वर्ड है। तो पहला जो है इसमें डाटा फिड्यूसरी का। डाटा फिड्यूसरी का मतलब ये होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था जो डाटा को कलेक्ट करता है, जो डाटा को कलेक्ट करता है। इन द सेंस इसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है। कंपनी में जैसे आपका गूगल हो गया, अमेजन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे मान लीजिए आपको सब्सिडी देना है, कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, तो उससे संबंधित जो है अगर डाटा का जरूरत है तो गवर्नमेंट भी आपको डाटा लेती है। जैसे अगर पॉपुलेशन का जो है सेंसस हो रहा है तो उसमें भी डाटा कलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है जो इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी, जो व्यक्ति डाटा जो है कलेक्ट करता है किसी भी पर्पज से, मतलब उस एक्ट में दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे डाटा फिड्यूसरी। ठीक है, ये जो है डाटा फिड्यूसरी क्या करेगा, तो डाटा प्रोसेसिंग करेगा। दैट इज कलेक्शन, स्टोरेज एंड अदर ऑपरेशन और पर्सनल डाटा। मतलब जो है यहाँ पे जो डाटा का कलेक्शन होगा वो उसका जो है प्रोसेसिंग होगा, स्टोरेज होगा, ऑपरेशन होगा, ये डाटा फिड्यूसरी करेगा। ये डाटा फिड्यूसरी से हमारा हुआ। सेकंड इसमें आता है डाटा प्रिंसिपल। तो डाटा प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का डाटा जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डाटा प्रिंसिपल। 2 चीज़ें। फिर तीसरा आया डाटा एक प्रोसेसर होता है। डेटा प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी ने जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा कलेक्ट किया तो वो डाटा फिड्यूसरी हो गया। XYZ पर्सन का जो है डाटा कलेक्ट किया गया तो वो डाटा प्रिंसिपल हो गया। अब ये दोनों के बीच की कड़ी जो है, डाटा कलेक्शन करने का कोई ना कोई माध्यम होगा। गवर्नमेंट ने अगर डाटा कलेक्शन किया है तो किसी एक इंस्टीट्यूशन को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि आप डाटा कलेक्ट कीजिए। और फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने कोई अगर सर्विस दिया है डाटा प्रिंसिपल को, यहाँ पे डाटा फिड्यूसरी ने कोई सर्विस दिया है डाटा प्रिंसिपल को, तो उस कंडीशन में जो सर्विस है वो बीच का जो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा उसी के माध्यम से जाएगा वो चीज़। कॉन्ट्रैक्टर होगा, पर्सन भी हो सकता है। तो ये बीच का जो व्यक्ति है इसको हम बोलेंगे डाटा प्रोसेसर। तो 3 चीज़ें निकल के आई, एक तो डाटा फिड्यूसरी, फिर डाटा प्रिंसिपल और डाटा प्रोसेसर। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो है ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया है 2023 का। इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है इसका, कि ये जो अप्लाई होगा, जो भी डिजिटल डाटा प्रोसेस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो विद इन इंडिया, तो ये तो उसके अंदर अप्लाई होगा ही होगा। दूसरा, कोई डाटा जो है प्रोसेस हो रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जो कंपनी प्रोसेस कर रही है, जो डाटा फिड्यूसरी है, वो ऑफर कर रही है गुड और सर्विस कहाँ पे, इंडिया में। यहाँ पे सपोज दैट अमेजन हो गया, गूगल हो गया, ये कहाँ है, बाहर की कंपनियाँ हमारे डाटा का प्रोसेस बाहर करती होंगी, लेकिन सर्विस कहाँ दे रही हैं, ये यहाँ पे इंडिया में दे रही है। तो ये भी जो है इनके ऊपर भी ये जो है एक्ट वो लागू हो जाएगा। फिर इसमें एक्सक्लूड क्या क्या है, मतलब जो है कौन सी चीज़ें लागू नहीं होती हैं इसमें। तो इस एक्ट के तहत जो है कुछ अगर लीगल ऑब्लिगेशन है किसी भी संस्था का, गवर्नमेंट का, तो वो इसमें लागू नहीं होगा। फिर अगर पर्सनल कोई पर्पज़ का डाटा है, चाहे ऐसा डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, जो डाटा प्रिंसिपल है, मतलब इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है वो अपने डेटा को जो है पर्सनली जो है वो पब्लिकली जो है वो अवेलेबल किया हुआ है, तो उस डाटा को जो है इस एक्ट के तहत जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाएगा। फिर अगर जो डाटा का हम मतलब कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए कंसेंट चाहिए। तो कंसेंट किस हिसाब से चाहिए, तो जो डाटा प्रोसेस ओनली फॉर द लॉफुल पर्पज विद कंसेंट विदड्रॉल एनी टाइम। मतलब जो है अगर लॉफुल पर्पज से जो है अगर डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कंसेंट चाहिए, और जब जरूरत हो, वो मतलब जो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो वो जो है कंसेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है।
कंसेंट किस कंडीशन में हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है, जहाँ पे लेजिटिमेट यूज होता है। लेजिटिमेट मतलब जो है कानूनी रूप से अगर जरूरत हो, जैसे गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, तो वहाँ पर जो है डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित जो है कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर कोई चिल्ड्रन है या फिर पर्सन विथ डिजेबिलिटी है, मतलब हैंडीकेप्ड पर्सन है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, तो उसका डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, कंसेंट किससे रिक्वायरमेंट होगा, उसका जो लीगल गार्जियन होगा, चाहे पेरेंट होगा, उससे जो है कंसेंट लेने के बाद ही उसका डाटा जो है प्रोसेस होगा। फिर डाटा प्रोटेक्शन इस एक्ट में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको गठन करने की बात की जाती है। इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका की फंक्शन क्या होगा, जो कॉम्प्लियंस है डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित उसको मॉनिटर करना। फिर अगर बाय द वे जो ब्रीच होता है, मान लीजिए कानून का जो है उल्लंघन होता है, तो उससे रिलेटेड जो है पेनल्टीज इम्पोज करना। साथ साथ जो है डाटा रिलेटेड प्रोसेसिंग से संबंधित जो रिमेडियल एक्शन वगैरह लिया जाएगा उसको ये जो है मतलब जो है लुक आफ्टर करेंगे, और साथ साथ जो है ग्रीवांस वगैरह को रिड्यूस करेंगे। मेंबर जो है होंगे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के, उसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी है इनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए। और इसके अगेंस्ट में मतलब जो अपील अगर करना होगा इस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के तहत, तो जो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो ट्रिब्यूनल है उसके पास जा करके जो है इसका जो है अपील किया जा सकता है। फिर आता है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल फिर यहाँ पे वही आया कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या राइट्स मिला हुआ है। तो राइट्स क्या है उसको, कि वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन, करेक्शन, इरेजर, ग्रीवेंस, रिड्रेसल, नॉमिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो है अपने डाटा को जो है वो संबंधित अगर कुछ यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन लेना, अपने डाटा का कुछ अगर करेक्शन करना हो तो वो कर सकता है, इरेज करना हो, चाहे उसका ब्रीच हो रहा है तो उसको ग्रीवेंस वगैरह रिड्रेसल के लिए चाहे नॉमिनेट करना होगा, रिप्रेजेंटेशन अपने मतलब डाटा से संबंधित, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर डाटा प्रिंसिपल किसी कारण से फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उससे संबंधित पेनल्टी है कितना, 10,000। फिर जो डाटा फिड्यूसरी है, जो डाटा कलेक्ट करेगा, जो इंस्टीट्यूशन, पर्सन, कंपनी, गवर्नमेंट, तो उसका क्या ऑब्लिगेशन है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो इंश्योर करेंगे कि एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा। फिर करेंगे क्या कि रीजनेबल सिक्योरिटी से पर, मतलब आप डाटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कि डाटा आप सेल करें, उसका कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। जिस पर्पज से जो है डाटा कलेक्ट किया गया है उसका जो है मतलब उसके अलावा जो है उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन जो है इलीगल होगा, और उसको रीजनेबल सिक्योरिटी देना है डाटा आपके कलेक्शन का। फिर इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा से संबंधित जो हमारा बोर्ड है उसको इन्फॉर्मेशन देना, और अफेक्टेड पर्सन जो होगा उसको इन्फॉर्मेशन देना इन केस ऑफ द ब्रीच। मतलब जो है डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित अगर कुछ ब्रीच होता है, कुछ वायलेशन होता है, तो ये दोनों संस्था को, एक तो जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया उसको, और साथ साथ जो है जो व्यक्ति अफेक्टेड होगा उसको इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देना है। और एक बार जो है जो पर्पज है डाटा कलेक्शन का वो अगर मीट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो इरेज कर देना है डाटा को जब तक कि लीगली रिक्वायरमेंट ना हो। फिर एक वर्ड आया यहाँ पे सिग्निफिकेंस डाटा फिड्यूसरी। अब सिग्निफिकेंट का डाटा फिड्यूसरी क्या है, देखिए डाटा तो कलेक्शन एक पर्सन भी कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मास लेवल पे जो डाटा कलेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी। इसमें कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जो है अगर मतलब डाटा फिड्यूसरी आ जाता है, अगर मतलब लार्ज कोई है डाटा फिड्यूसरी, तो उसको क्या एडिशनल ड्यूटी करने पड़ेंगे, उसको डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा, और इम्पैक्ट असेसमेंट भी अपना डाटा का कलेक्शन से संबंधित करना पड़ेगा। और इस डाटा फिड्यूसरी को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो नोटिफाई किया जाएगा, और किस आधार पे, उसका डाटा वॉल्यूम और सेंसिटिव के आधार पे। फिर चिल्ड्रंस डाटा प्रोटेक्शन की बात अगर की जाए इसमें, तो इसको टोटली जो है प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी हार्मफुल जो है डाटा प्रोसेसिंग जो है वो चाइल्ड वेलबींग को अगर वायलेट करता है तो वो जो है इसमें अलाउड नहीं है। फिर चिल्ड्रन के बिहेवियर को मॉनिटर करना, उसको टारगेट करना, उससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब चीज़ें भी जो है वो प्रोहिबिटेड है। फिर क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर की बात की जाए तो परमिटेड एक्सेप्ट टू कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लिस्ट करके कि किस कंट्रीज़ में जो है इस डाटा का जो है ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कंट्रीज में है डाटा का जो है ट्रांसफ़र जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। किसी कारण से अगर डाटा का जो है वायलेशन होता है तो उससे संबंधित पेनल्टीज़ क्या है कि अगर चाइल्ड रिलेटेड जो है कानून उसमें अगर वायलेशन होता है तो 200 करोड़ तक का पेनल्टी है, और अगर जो है प्रिवेंटिव डाटा ब्रीच हो जाता है, अगर उससे फेलियर होता है तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी इसमें दी गई है। तो ये हुआ हमारा बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो एक्ट आया 2023 का, उससे रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 से संबंधित। तो इसको क्या है कि टाइमलाइन दिया गया कि विदिन 18 मंथ्स जो है फेस मैनर में जो है
इसको जो है हमको डाटा प्रोटेक्शन जो है रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स के। उसमें है कि राइट टू नॉमिनेट एनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब जो है कोई डाटा प्रिंसिपल है वो अपने बिहाफ पर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है अपने डाटास को शेयर करने के लिए। फिर अगर कोई व्यक्ति डाटा दे दिया है, ठीक है, तो वो डाटा मतलब जो है देने के लेकर के चाहे डाटा नहीं भी देने के लिए जो है उसको जो है एक अधिकार दिया हुआ कि अपने जो है कंसेंट को जो है विड्रॉ कर सकता है वो। फिर अगर कोई व्यक्ति डाटा दिया है तो वो डाटा का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको जानने का भी उसको अधिकार दिया गया है, राइट टू नो हाउ द पर्सनल डाटा इज़ यूज, किस तरीके से उसका यूज हो रहा है। फिर अपने ही डाटा को जो है डाटा फिड्यूसरी को जिसने दिया है तो उसको एक्सेस करने का भी अधिकार जो है उस व्यक्ति को है जिसका खुद का डाटा है। फिर अगर डाटा जो है देखिए आज जो डाटा है वो चेंज होता रहता है, तो जो प्रीवियस डाटा है उसको करेक्ट करना और अपडेट करने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। और अगर कुछ इरेज करना है पर्सनल डाटा तो उसको इरेज करने का भी इन सर्टेन सिचुएशन वो भी जो है राइट्स जो है सिटीजन को दिया गया है। इस रूल्स में जो है डाटा फिड्यूसरी को लेकर के क्या ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, तो इसमें क्लियर कट दिया है कि स्टैंड एलोन कंसेंट नोटिस चाहिए। स्टैंड एलोन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मतलब कंसोलिडेशन, दो चीज़ें होती है, एक तो कंसोलिडेशन होता है और एक स्टैंड एलोन होता है। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को अगर हम एक कंपनी से जुड़ करके करते हैं तो वो हमारा अलग अलग चीज़ों का डाटा जो है एक साथ ले लेता है। तो अगर हम परमिट कर दिए कंसोलिडेशन डाटा तो वो सभी डाटा उठा लेगा हमारा। एक स्टैंडअलोन डाटा ये होता है कि हमारा एक कोई एक्टिविटी है तो उससे रिलेटेड डाटा जो है उसको लेना है। सेकेंडरी कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है तो उससे रिलेटेड डाटा का भी जो है उससे हमसे कंसेंट लेना है। मतलब हर एक डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है उसको सेपरेट जो है हमसे कंसेंट लेना है। तो ये हुआ हमारा जो है उससे संबंधित जो है कि किस तरीके से स्टैंडअलोन डाटा हमसे कलेक्ट करेगा। फिर जो है जो इरेज डाटा करने की बात है, तो एक बार जो पर्पज सर्व हो गया तो उस डाटा को इरेज कर देना है अगर लीगली कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो। और जो प्रोसेसिंग लॉग होता है, मतलब कोई एक फोल्डर होगा, फाइल होगा, कोई ना कोई एक सिस्टम होगा जिस पे हमारा डाटा कलेक्ट होके मतलब होल्ड होता होगा, तो उस जो फाइल होगी, लॉग होगा, उस पर एटलीस्ट जो है 1 ईयर के लिए जो है डाटा का रिकॉर्ड हमको रखना है। जब और या फिर उससे ऊपर हो तो कार्डिनल के द्वारा अगर उसको एक्सटेंड किया गया हो तो। फिर अगर कोई पर्सनल डाटा ब्रीच होता है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो इंडिविजुअल व्यक्ति को देना है और साथ साथ जो है रिमेडियल स्टेप्स जो क्या क्या लिया गया है उसको भी जो है उसको मतलब जो सार्वजनिक करना है। आपको यहाँ पर जो है जो डाटा फिड्यूसरी है उसको जो है डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने वेबसाइट या ऐप पे देकर रखना है ताकि उससे कॉन्टैक्ट किया जाए। और अगर कुछ गैप्स आते हैं, एरर आते हैं, चाहे वायलेशन होता है तो उससे संबंधित जो है रिस्पॉन्स विथिन 90 डेज आपको हो जाने चाहिए कि किसी चीज़ के एक्सेस हो, करेक्शन हो, अपडेशन हो, इससे संबंधित। फिर चिल्ड्रंस के जो है डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित क्या है कि बिना गार्जियन, लीगल गार्जियन के जो है कंसेंट के जो है कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। और साथ साथ जो है अगर कोई मतलब जो एग्जाम्पशन कहाँ पे मिला हुआ है, कोई एसेंशियल सर्विस है अगर जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड सेफ्टी, तो वहाँ पर जो है कुछ चाइल्ड डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो है एग्जाम्पशन दिया गया है। फिर बात यह है कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया है उसमें 4 मेंबर होने चाहिए और जो है वो उनको डेडिकेटेड पोर्टल चाहे मोबाइल ऐप दे देना जिस पर कि जो कंप्लेंट फाइल होता है तो उसको भी वो ट्रेस कर पाएँ और ट्रैक कर पाएँ। अदर प्रोविजन क्या दिया गया है कि जो सेक्शन 44(3) जो डाटा डिजिटल प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन की जो बात कर रहा है उसके अंतर्गत जो है उसको आरटीआई से जो आरटीआई के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसको एग्जेम्पशन दे दिया गया है। खास करके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आरटीआई के थ्रू नहीं आएगा। लेकिन ब्लैंकेट बैन इसमें नहीं किया गया क्योंकि ब्लैंकेट बैन अगर कर दिया जाएगा तो जो है इसका मिसयूज भी हो सकता है। फिर जो सब्सिडियरी जो है सिग्निफिकेंस डाटा फिड्यूसरी जो है उसका जो है ऑब्लिगेशन को इन्हेंस किया गया है। उसको जो है एक तो जो डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट हमेशा करते रहना पड़ेगा पीरियडिकली। फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए एवरी 12 मंथ के बाद। और जो है कंसेंट मैनेजर जो है जो होगा डाटा फिड्यूसरी का उसका जो है वो कंपनी जो होगी वो कहाँ पे होगी, बेस्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही होगी। और स्पेशल सेफगार्ड दिया जाएगा जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनको जो स्पेशल सेफगार्ड दिया जाएगा क्योंकि वो अपना लीगल डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले सकते हैं। चाहे ऐसे व्यक्ति जो अपना लीगल डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। फिर मतलब जो एनी पर्सन डाटा प्रोसेस्ड बाय द डाटा फिड्यूसरी में बी ट्रांसफर आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड टेरिटोरी ऑफ इंडिया में अगर कोई डाटा फिड्यूसरी ट्रांसफर करता है हमारा डाटा तो विदाउट गवर्नमेंट के जो है परमिशन के वो नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो सब्जेक्टिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हुआ हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित रूल्स 2025 का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है कि जो 3 क्रिमिनल लॉ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था
उसको 1 जुलाई 2024 को जो है 1 साल कंप्लीट हो गया। भारतीय न्याय संहिता इसमें पहला है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ये जो संहिता है वो इंडियन पेनल कोड IPC 1860 का जो कानून था उसको रिप्लेस किया है, जो कि प्रिंसिपली जो गवर्न करता है क्रिमिनल्स ऑफेंस जो है इंडिया के, उसको गवर्न करता है। ये बैकग्राउंड क्या है IPC 1860 का, तो इसको जो है 1860 में जो है इससे पहले अगर कोई कानून था क्रिमिनल लॉ से संबंधित तो वो है पार्लियामेंट्री चार्टर्ड, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ रेगुलेशन था, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ था और कस्टमरी लॉ था। कस्टमरी लॉ का मतलब जो है 2 धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ कानून, चाहे जो समाज के द्वारा बनाया हुआ कानून लगातार जो चलता जा रहा था, तो वो IPC से पहले जो है ये सब कानून चलते थे। बाद में क्या हुआ कि अंडर द मकौले जो है उनके द्वारा जो है इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया 1837 में, और जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो है 1860 में जो है IPC को इंडिक्ट कर दिया गया, तो एक तरीके से लागू कर दिया गया। अब ये जो भारतीय न्याय संहिता जो है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है एक कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई पेटी ऑफेंस करते हैं, कोई हल्का फुल्का क्षमा मतलब जो है जिसका मतलब बहुत माइनर टाइप का कुछ ऑफेंस है आपका, तो उसको अगर पेनल्टी देना है, पनिशमेंट देना है, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टीचर हैं, और आपने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है, चाहे शराब पी करके आदमी गाड़ी चला रहा है, मतलब वाइन परमिटेड है और गाड़ी चला रहा है, तो उस केस में अगर कोई फंस गया तो उसको जो है मतलब जो है कोर्ट से आपको कम्युनिटी सर्विस में मिलेगा, मतलब किसी स्कूल में आपको टीचिंग के लिए 1 महीने के लिए पनिशमेंट मिल जाएगा। तो इस टाइप का, चाहे मतलब जैसे आप एक कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको किसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स जो है कार्य करने के लिए आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा कम्युनिटी सर्विसेज से संबंधित जो है पनिशमेंट का इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर दी पेटी ऑफेंसेस। फिर सेक्सुअल ऑफेंस की बात की जाए तो अगर कोई गैंगरेप होता है तो उसमें जो विक्टिम होगा उसको पहले 16 ईयर तक के विक्टिम्स, 16 से ऊपर वाले विक्टिम्स को जो है हम मतलब जो है मेजर मानते थे, लेकिन इसमें जो है 18 ईयर उसको कर दिया गया, मतलब लेस देन 18 ईयर्स अगर कोई विक्टिम है तो उसको हम माइनर मानेंगे, और 18 एंड उससे एबव जो होता है उसको मेजर माना जाएगा अगर गैंगरेप की विक्टिम है। फिर इसमें जो है अगर मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको विदाउट मतलब फॉल्स प्रॉमिस के आधार पर अगर किया जाता है तो उसको भी जो है क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको भी रेप की कैटेगरी में रखा गया है। फिर सेडिशन जो एक्ट था उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है, जो IPC का सेक्शन 150 था उसको रिप्लेस करके जो है अब जो है सेडिशन की जगह पर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, इसमें भी पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा अगर कोई एक्ट आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत की जो है थ्रेटनिंग करता है सोवरेनिटी को लेकर के, जैसे कि सेसेशन अगर की बात की जाए, आर्म रेबेलियन कोई करता है, चाहे जो सबवर्सिव जो एक्टिविटी मतलब जिससे कि मतलब जो है भारत को नुकसान हो, फिर जो है ऐसा कृत्य जिससे कि सेपरेटिज्म मूवमेंट जो है वो प्रमोट हो और भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी को जो है खतरा हो, तो ऐसा कोई एक्टिविटी अगर है आपका तो भी आपको इस मतलब जो है इस न्याय संहिता में जो है आपको पनिशमेंट देने का प्रावधान दिया हुआ है। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है इसमें डिफाइन किया गया है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किडिंग, लैंड ग्रैबिंग और साइबर क्राइम होते हैं तो वो भी जो है ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर ग्रुप बेस्ड वायलेशन की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप ऑफ द पीपल के द्वारा अगर मतलब मर्डर कर दिया जाता है और बेस क्या है उसका कि रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज, बिलीफ, अगर ये सब चीज़ों के बेस बना करके किसी व्यक्ति का ग्रुप के द्वारा मर्डर किया जाता है तो उसको जो है ग्रुप बेस्ड वायलेशन दिया जाएगा और उसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट या फाइन ये तीनों चीज़ों को इम्पोज किया जाएगा उस पूरे ग्रुप को। और ग्रीवियस हार्ट की बात की जाए तो इसमें 7 साल का जो है इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट इसमें हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये जो है CRPC जो हमारा हुआ करता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उसको रिप्लेस करके जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो लागू किया गया है। ये जो कानून है ये क्या बताता है कि प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर वेरियस एक्ट, मतलब जो भी पनिशमेंट के एक्ट्स हैं उसमें किस तरीके का अरेस्ट होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन किस वे में होना चाहिए और बेल जो होता है वो किस ग्राउंड पे जो है जमानत किस ग्राउंड पे मिलना चाहिए, ये सब चीज़ों को जो है रेगुलेट करता था हमारा CRPC एक्ट। तो उसी से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है लागू किया गया है। बैकग्राउंड देखा जाए CRPC का तो उसको जो है 1861 में जो इनेक्ट किया गया था, इन द सेंस IPC के बाद ही जो है इसको लागू किया गया था। बाद में समय समय पर इसमें जो है इस कोड को रिवाइज किया गया 1872 में, 1882 में, मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं 1898, 1923 और 1955। बाद में जो है 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है CRPC 1973 जो है वो लागू किया गया था।
अब इसमें जो है कुछ प्रावधान जैसे दिया गया है, डिटेंशन ऑफ द अंडर ट्रायल, जो अंडर ट्रायल व्यक्ति होते हैं वो अगर जेल में बंद है तो उनके रेगुलेशन से संबंधित क्या प्रावधान दिया गया है इसमें। तो इसमें कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको जो है बॉन्ड के आधार पर भी जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अगर उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होना चाहिए, कोई अगर क्राइम है तो उसके मैक्सिमम पनिशमेंट से अगर 1/3 वो स्पेंड कर दिया है अगर अंडर ट्रायल के रूप में, तो उसको कंपलसरीली जो है ना बॉन्ड के आधार पे जो है उसको ज़मानत मिल जाना चाहिए। फिर जो है अगर मतलब रिपीटेड अगर कोई ऑफेंस वगैरह है तो हाफ ऑफ दी जो है मैक्सिमम सेंटेंस अगर कंप्लीट कर लिया है, मतलब आधा कंप्लीट हो गया है, तो भी उसको जो है बेल मतलब मिल जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मतलब जो नॉट एप्लीकेबल टू ऑफेंस पनिशबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और मल्टीपल पेनल्टी केस। अगर कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल में है और उसका जो पनिशमेंट होना चाहिए किसी ऑफेंस का, उसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके और भी मल्टीपल केस अगर पेंडिंग में है, तो उस कंडीशन में जो है उसको ट्रायल के आधार पर ट्रायल के दौरान भी जो है उसको जमानत मिलने का कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन जो है एक्यूज्ड का अगर रेप के केस में है तो पुलिस जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकती है। फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो अगर कोई ऐसा एक्ट जिसके तहत जो है 7 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट होना चाहिए, तो उसमें मैंडेटरी है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। फिर स्पेसिमेन कलेक्शन की बात की जाए तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सके कि सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किया जाए। और फिर प्रोसीजर, इसमें जो है प्रोसीजरल टाइमलाइन भी दिया गया है कि कोई अगर एक्ट है, क्राइम है, तो उससे संबंधित मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करना, इन्वेस्टिगेशन जो प्रोग्रेस वगैरह है उसको अपडेट करना, फिर चार्ज को फ्रेम करना और जो जजमेंट होगा, प्रोनाउंसमेंट होगा, तो उससे संबंधित जो है टाइमलाइन इसमें दिया गया है कि विथ इन सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम ये सब चीज़ें आपको कर लेना है। तो ये हुआ हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित। फिर इसमें तीसरा जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये जो है हमारा IEA मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को जो है रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 लागू किया गया था। ये जो गवर्न करेगा क्या कि जो एविडेंस वगैरह होते हैं कानून में, इंडियन कोर्ट्स वगैरह में जो है जो सिविल चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग से संबंधित, तो उसको एक तरीके से ये एडमिसिबल जो है एडमिनिस्टर करेगा। एस्पेक्ट्स इसका जो है बैकग्राउंड क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इनेक्ट किया गया था। बहुत सारे लॉ को कंसोलिडेट करके एविडेंस से संबंधित जो है ना जो नियम कानून है उसको ये लागू किया गया था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ नहीं करता था, तो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उसकी सेम लीगल वैलिडिटी होगी जो कि पेपर रिकॉर्ड होगा। फिर इसमें ओवरऑल एविडेंस अगर कोई डिजिटली फॉर्म में रिकॉर्डेड है तो उसको भी जो है इसमें मान्य कर लिया गया है। फिर ज्वाइंट ट्रायल की बात की जाए कि अगर मान लीजिए किसी ग्रुप के द्वारा अगर कोई क्राइम किया गया है और एक दो जो है व्यक्ति भाग जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो भी जो है उस व्यक्ति को इंक्लूड करके जो है वो कंप्लीट ट्रायल चलेगा एज ए ज्वाइंट ट्रायल। तो ये हुआ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके 2023 में लागू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से संबंधित। कंटेस्ट क्या है कि पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें जो है कम्प्लीटली जो है बैन किया है जो ऑनलाइन गेम मनी से संबंधित है, जिसका मतलब जो है अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उसमें मनी का ट्रांजेक्शन है तो उसको कम्प्लीटली जो है बैन किया है। इस एक्ट के तहत क्या है एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि रेगुलेट करेगा और प्रमोट करेगा ऑनलाइन गेमिंग को, फॉस्टरिंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एनवायरनमेंट। मतलब जो है गेम से संबंधित अगर इनोवेशन क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोशली हार्मनी हो रहा है, तो वो जो है अलाउड है, उसको रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन गेमिंग में मनी इन्वॉल्व है, एक लत लग जा रही है, एक गेम्बल टाइप का जो है एक्टिविटी अगर प्रमोट हो रही है तो उसको इसमें बैन किया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 का 1 और आर्टिकल 117 का 3 के अकॉर्डिंगली इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है, तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में पास हो जाने के बाद जो है एक तरीके से कानून बन गया है। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि ड्रीम 11 और जो क्रिकेट्स वगैरह से जो बेटिंग वगैरह वाले गेम हुआ करते थे वो एक टोटली जो है एक तरीके से मार्केट से मतलब साफ़ हो गए हैं कि कहीं भी एडवर्टाइजमेंट उसका नहीं आ रहा है। तो लॉ के बनने के बाद ही जो है ये सब चीज़ें जो है हुई हैं। तो अब देखते हैं कि नेविगेशन अगर हम करें कि ऑनलाइन गेमिंग का इंडिया में किस तरीके से रेगुलेशन होता है, तो इसके अंतर्गत जो है जो न्यू गेमिंग लैंडस्केप दिया गया है उसमें ऑनलाइन गेम को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी ये है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं कि लेजिटिमेट स्पोर्ट्स है,
तो वो जो ऑनलाइन गेम जो लेजिटिमेट स्पोर्ट्स है उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो है वो उसको प्रमोट किया जाता है, उसके अंतर्गत ये रेगुलेटेड है। फिर एक ऑनलाइन सोशल गेम होता है और तीसरा जो है ऑनलाइन मनी गेम होता है। तो ऑनलाइन मनी गेम तो मान लीजिए बैन ही कर दिया गया है। अब इसमें जो रेगुलेशन वाली बात है, तो ये आल टाइप ऑफ गेम जो है ना इंडिया में, जो कि इंडियन यूजर को टारगेट करते हैं, मतलब अगर कोई इसका इंडिया में ओरिजिन उस गेम का है तब भी, या इंडिया के आउटसाइड अगर है तब भी, अगर वो इंडियन यूजर को टारगेट करता है तो इस रेगुलेशन के अंतर्गत वो आ जाएगा। रूल्स और रेगुलेशन की बात अगर की जाए तो एब्सोल्युटली बैन किया गया है ऑनलाइन गेमिंग को जो कि मनी से इन्वॉल्व है, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको उसके संबंधित एड और रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अगर इसका वायलेशन होता है तो सीवियर पेनल्टी का भी जो है इसमें मतलब प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें 3 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और या तो फिर 1 करोड़ तक का जो है इसमें फ़ाइन है, मतलब आपको जेल की सज़ा प्लस जो है फ़ाइन दोनों इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसके लिए जो है नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बोर्ड का भी जो है इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि क्लासीफाई करेगा गेम्स को कि कौन सा गेम जो है मनी गेम है, किससे सोशल हार्मनी है और किससे जो है डिसहार्मनी क्रिएट हो रहा है। तो एक तरीके से ये जो है इस चीज़ को क्लासीफाई करेगा। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होगा जिस पर जो भी गेम अगर नया लॉन्च होने वाला है तो उस पर रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए, और ग्रीवांस से रिलेटेड जो है चीज़ों को उसको ये हैंडल करेगा। इसके अलावा जो है इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के अभी कानून बनने से पहले भी जो कुछ एक्ट्स वगैरह के तहत वो जो है गवर्न होता था, जिसमें था एक सेक्शन 69A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल सेक्शन 69A था उसके अंतर्गत जो है ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, जो कि ब्लॉक कर सकता है इलीगल वेबसाइट्स। इसके अंतर्गत जो है 1524 जो है बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट को और मोबाइल ऐप जो की है मतलब जो है 2022 से लेकर के 25 तक में बैन किया गया अंडर द आर्टिकल 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत जो है ये प्रोवाइड करता है कि ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म होगा उसका किस तरीके से नाम होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और क्या क्या चीज़ें वो करेंगी, तो उसको जो है एक तरीके से ये उसके नाम्स को रिलेटेड जो है रेगुलेट करता है। इसके अंतर्गत जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज विथ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, तो जो इंटरमीडिएट्स होती हैं, जैसे एक तो मान लीजिए कोई गेम खिलाने वाली जो बॉडी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। अब चाहे बीच में जो मनी का ट्रांजैक्शन होगा उसका जो रजिस्ट्रेशन होता था तो वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के अंतर्गत आता था। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है सेक्शन 111 और सेक्शन 112 वो जो है पेनलाइज करते हैं अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर कोई है तो उसको पेनल्टी से संबंधित, पनिशमेंट से संबंधित जो है वो प्रोविजन है उसमें, जिसमें कि अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड किया जाए तो इसमें साइबर क्राइम और अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग जो है कोई एक्टिविटी है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को भी जो है एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, उस पर भी बंदी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 से रिलेटेड। रिसेंटली क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो है वो फोर्स में आ गया है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बात की जाए इंडिया में तो स्पोर्ट्स का जो रेगुलेशन है वो स्टेट के अंदर आता है। हमारा जो शेड्यूल 7 है उसके अंतर्गत एंट्री 33 जो है उसमें जो है स्पोर्ट्स एज ए ज्यूरिडिक्शन जो है वो स्टेट को दिया हुआ है। अगर स्पोर्ट्स को रेगुलेशन से संबंधित देखा जाए इंडिया में जो पॉलिसीज़ थी पहले, तो इसके अंतर्गत नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 था, उसको रिवाइज करके 2001 में जो है फिर से लॉन्च किया गया था। फिर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स जो ये एक चलता था जो हमारा लाइव टेलीकास्ट वगैरह करते हैं चैनलों पे, तो उसके संबंधित जो कानून था वो 2007 में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स के रूप में था। रिसेंटली जो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है गवर्नमेंट 2025 के द्वारा जो लागू की गई है वो जो है जो प्रीवियस जो पॉलिसी थी 2001 की उसको सुपरसीड करता है, मतलब उसको रिप्लेस करके ये जो है नया पॉलिसी आ गया है। बेसिक इसका पर्पज़ ये है कि ये 5 जो कोर पिलर्स हैं उसको उस स्ट्रक्चर करना, इम्प्रूव करना और जो है स्पोर्ट्स को एक तरीके से जो है इंटरनेशनली जो है प्रैक्टिसेस है उसको अकॉर्डिंगली जो है इसको एडजस्ट करना। तो मेन फोकस एरिया है कि जो ग्लोबल एक्सीलेंस वगैरह है उसको फॉलोअप करना। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो है जो स्पोर्ट्स के थ्रू होना चाहिए उसको प्रमोट करना। फिर एक पीपल मूवमेंट के रूप में जो है स्पोर्ट्स को जो है बनाना, मतलब स्पोर्ट्स को एज ए पीपल मूवमेंट जो है प्रमोट करना। फिर इंटीग्रेशन स्पोर्ट्स विद द एजुकेशन, और एजुकेशन को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स एक माध्यम होना चाहिए। तो हमारे एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड करना। बेसिकली ये 5 जो है कोर पिलर्स हैं, इसके अराउंड जो है ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो घूमता है। इस पॉलिसी में जो है कि जो मतलब एक्ट्स जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। इसमें एक है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी। तो ये जो बॉडी होगी मतलब जैसे जैसे जो गेम होते हैं हमारे, जैसे ओलंपिक गेम होता है, पैरालंपिक कमेटी होती है और रीजनल और स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह होते हैं, तो उनसे संबंधित जो है
अलग अलग जो है स्पोर्ट्स बॉडी होगी। जैसे नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो इस ओलंपिक को देखेगी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी है वो पैरालंपिक रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह उसको देखेगी। फिर रीजनल और नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह होते हैं उनको भी जो है ये वॉच आउट करेगी। और ये साथ साथ जो एफिलिएटेड होगी, क्या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनसे एफिलिएशन होकर के जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश है इसमें। और ये जो गवर्निंग बॉडी होगी, एग्जांपल के लिए जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो ओलंपिक में जो है वो 20, 25, 30, 50 जितने भी गेम होंगे, चाहे पैरालंपिक में जितने भी गेम होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो है सिंगल एक बॉडी होगी, न कि मतलब जो है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है कमेटी होगी। ओलंपिक कमेटी का मतलब जो है वो ओलंपिक में होने वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको वो एक तरीके से कंट्रोल करेगी। उसी तरीके से पैरालंपिक में भी और मल्टी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो सेपरेटली जो है चीज़ों को देखेंगी। फिर नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है इस्टेब्लिश करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है। उसके अंतर्गत जो है चेयरमैन होंगे और जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अदर मेंबर्स भी होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इसके कंपोजिशन कितने होंगे, मतलब चेयरमैन के अलावा जो भी मेंबर होंगे उनका जो है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। और अपॉइंटमेंट करने के लिए जैसे जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनका सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। पावर और फंक्शन क्या होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का, तो सबसे बेसिक फंक्शन है कि कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी होगी, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी होगी, उसको अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलना है तो वो जो है केवल नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड ही देगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पे जो है नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी कोई भी होगी जो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो एफिलिएशन होना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पे। फिर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड मिलना है वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को ही मिलना है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड साथ साथ जो है फॉर्मुलेट करेगी कोड ऑफ एथिक्स से, नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है एथिक्स वगैरह को प्रमोट करना, उसको कोडिफाई करना। फिर एक कंस्टिट्यूट एन एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और टू डायरेक्ट द कंसर्न्ड नेशनल स्पोर्ट्स और देयर एफिलिएटेड यूनिट, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में जो है एक बॉडी को कंस्टिट्यूट करना जो कि लुक आफ्टर करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी और उससे एफिलिएटेड जो यूनिट्स होंगे। साथ साथ जो है वुमेंस के प्रोटेक्शन और स्पोर्ट्स स्पिरिट को प्रमोट करना, ये भी इसका बेसिक पर्पज़ होगा। कहीं वायलेशन ना हो, हरासमेंट ना हो, स्पोर्ट्स जो मेंबर्स होंगे, माइनर होंगे, वुमेंस होंगे, उसको भी जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी ही देखेगी। साथ साथ जो है नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है वो एक ये पब्लिक अथॉरिटी के रूप में जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तो ये आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत भी ये आएगी। अब नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का जब गठन हो गया तो एक ट्रिब्यूनल होगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के रूप में, तो ये जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होगा उसको जो है एडजुकेट करेगा। इस ट्रिब्यूनल में एक तो चेयरमैन होंगे, जो चेयरमैन का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, तो ये होंगे चेयरमैन। और जो 2 सेक्रेटरी होंगे, इसके 2 मेंबर होंगे, वो सेक्रेटरी लेवल के जो है गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी होंगे और दूसरा एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी होंगे। तो 2 मेंबर ये हो गए और चेयरमैन हो गया, मतलब 3 मेंबर बॉडी जो होगी वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होगी। इसके पास जो है सिविल कोर्ट का जो है पावर होगा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको जो है वो देखेंगे। कुछ चीज़ें इनको एक्सक्लूड की गई हैं जो इनके अंतर्गत नहीं आएंगी, वो चीज़ें हैं जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ओलंपिक गेम से रिलेटेड, मतलब इंटरनेशनली कोई गेम हो रहा है, इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ओलंपिक गेम, पैरालंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, तो ऐसे गेम से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो भी इंटरनेशनली है, तो यहाँ पर जो है इनका ज्यूरिडिक्शन नहीं लागू होगा। फिर कोई डिस्प्यूट जो है मतलब जो है किसी दूसरे स्पोर्ट्स बॉडी के अंतर्गत, चाहे किसी दूसरे ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जो है अगर वो उसकी सुनवाई हो रही होगी, चाहे किसी इंटरनेशनल फेडरेशन के अंतर्गत उसकी सुनवाई हो रही होगी, तब वहाँ पर भी जो है इनका जो है ट्रिब्यूनल का जो है एडजुकेशन लागू नहीं होगा। डोपिंग रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी यहाँ पर जो है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर उनका जो है जजमेंट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये जो है बॉडी जो है एक मतलब देखने इसमें ये गठित किया गया है कि ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन, मतलब जो स्पोर्ट्स बॉडी का जो इलेक्शन होगा उसको लुक आफ्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल पैनल फॉर द इलेक्टोरल ऑफिसर का जो है गठन किया है, मतलब गठन करना है उनको, ठीक है, जो कि लुक आफ्टर करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के इलेक्शन को। और ये नेशनल इलेक्शन बॉडी जो है उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैंडेटरी है कि कोई भी अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन से रिलेटेड जो है बॉडी को क्रिएट करना एक मैंडेटरी मतलब जो है इसमें दिया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में। तो ये हुआ हमारा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी रूल्स 2026। इसके पहले हमने जो डिस्कशन किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट डिस्कशन किया था, अब उससे रिलेटेड जो रूल्स निकल करके आए हैं उसको हम देखते हैं। तो रिसेंटली जो है यूनियन गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026, और ये जो है अंडर द एक्ट जो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के अंतर्गत ये आएगा। इसके अंतर्गत जो है 2 बॉडी होगी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के रूप में, जो है 2 बॉडी होगी, एक तो जनरल बॉडी होगी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। कंपोजिशन देखा जाए
जनरल बॉडी का, तो इसमें जो है एटलीस्ट 4 स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे वो SOM के रूप में होंगे, मतलब आउटस्टैंडिंग मेरिट होंगे स्पोर्ट्स के रूप में, विथ 50% बिंग वुमेन, और इसमें जो है 50% जो है वो वुमेन होंगी। SOM के लिए जो एलिजिबिलिटी दिया गया है उसमें जो है जो व्यक्ति एलिजिबल होगा उसका एज जो है 25 ईयर से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। दूसरा जो है वो एक्टिवली रिटायर्ड हुआ हो किसी स्पोर्ट्स से, जो स्पोर्ट्स अभी रनिंग में हो, ऐसा नहीं है कि उस स्पोर्ट्स को जो है बैन कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, तो उस स्पोर्ट्स से जो है ये रिटायर्ड हुआ हो। और साथ ही साथ जो है जो स्पोर्ट्स है कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, और एटलीस्ट 1 ईयर प्रियर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एटलीस्ट जो है 1 साल उसको हो गया होगा स्पोर्ट्स से, एक्टिव स्पोर्ट्स से रिटायर हुए। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो ये स्पेसिफिक पोस्ट होता है टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन टू इंश्योर एटलीस्ट 4 वुमेन मेंबर। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में एटलीस्ट जो है 4 वुमेन मेंबर जो है वो होने चाहिए, तब जाके जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो कंप्लीट होगी। साथ साथ अगर एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल होगा जो कि जो है इसके स्पोर्ट्स बॉडी के जो है इलेक्शन को लुक आफ्टर करेगा, तो जो इलेक्शन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 20 मेंबर एट ऑल टाइम, मतलब जो है इलेक्शन पैनल में जो है एटलीस्ट 20 मेंबर्स होने चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो जो भी पर्सन जो है कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट कर दिया जाएगा और इम्प्रिजमेंट अगर सेंटेंस उसको मिल जाता है तो वो जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा, कि मतलब जनरल कमेटी भी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में का मेंबर बनने के लिए। स्ट्रक्चर देखा जाए अगर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो है हमारी, तो उसका स्ट्रक्चर अगर है तो एक तो जनरल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर एथिक्स कमेटी है, एथलीट्स कमेटी है, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म है, प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है और जनरल सेक्रेटरीट है। इसको जो है इंडिविजुअली हम देखते हैं कि किसका किसका क्या क्या फंक्शन है। तो जनरल बॉडी जो है वो करता है कि कंसिस्ट ऑफ इक्वल मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द एफिलिएटेड यूनिट्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो है इक्वल मेंबर जो है रिप्रेजेंट करेंगे जो भी एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं जो हैं वो इक्वल बॉडीज जो है एक तरीके से इसमें रहेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात की जाए तो इसमें जो एटलीस्ट 15 मेंबर्स जो होंगे उसमें 4 वुमेन होंगी, और एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे उसमें जो है 2 फ्रॉम द एथलीट्स कमेटी एंड एक्स ऑफिशियो एंड अदर मेंबर, मतलब एथलीट्स कमेटी के साथ साथ जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब चीज़ें जो है मिला करके एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। फिर एथिक्स कमेटी होगी जो मतलब जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह हो जाता है, मोरलिटी होता है, स्पोर्ट्स कल्चर होता है, स्पोर्ट्स का स्पिरिट है उसको जो है प्रमोट करेंगे ये। फिर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन जो होगी, एक तो स्पोर्ट्स पर्सन है, फिर स्पोर्ट्स की जो बॉडी है उसको जो अगर कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको जो है रिजोल्यूशन के लिए होगी। फिर एथलीट्स कमेटी है, प्रेसिडेंट क्या होंगे कि जो हेड ऑफ द कंसर्न नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, मतलब हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडी होगी तो उसको हेड करने के लिए प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट जो है वो प्रिसाइड करेंगे मीटिंग जो भी होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की और जनरल बॉडी की मीटिंग, उसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो चेयर करेंगे। फिर ट्रेजर क्या होंगे, तो वो जो है जो भी फंड वगैरह इकट्ठा होता है या फिर डोनेशन के थ्रू, चैरिटी के थ्रू या गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड रिलीज किया जाता है, तो उसका जो ट्रेजर होगा वो उसका एक तरीके से कस्टडियन होगा और उसके अकाउंटेबिलिटी होगी फंड के इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंडिचर से संबंधित। फिर सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो ये जो है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनके द्वारा कैरी की जाएगी, और आल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल कमेटी की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके एक तरीके से सेक्रेटरीट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये हुआ इससे संबंधित जो है रूल्स, जो स्पोर्ट्स बॉडी है उनका किस तरीके से गवर्नेंस होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 ईयर हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको ड्राफ्ट किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कस्तूरिरंगन कमेटी के द्वारा, और ये जो है इंडिया का 3rd एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है पहला पॉलिसी आया था 1968 में, सेकंड वाला जो आया था हमारा 1986 में, जिसको जो है मॉडिफाई करके 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसके कुछ की सेक्टर्स वगैरह जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो है इसका जो है की रिकमेंडेशन ये था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से संबंधित जो है इसने ये बोला है कि जो चिल्ड्रन जो 8 साल तक के एज के हैं उनको जो है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल जो है फ्रेमवर्क जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरसी जिसको बोलते हैं FLN, उसके अंतर्गत जो है 133 लैंग्वेज में जो है एजुकेशन का जो है प्रोविज़न दिया गया है, जिसमें से बेसिक्स, मैथ्स और कंप्रहेंशन वगैरह रीडिंग स्किल जो है डेवलप किया जाएगा अप टू द ग्रेड लेवल 3, और दिशा जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे पहले हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 10+2 के मॉडल पर काम कर रहा था, अभी इसको जो है रिप्लेस करके 5+3+3+4 का जो है सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन बाय NCERT। अब ये 5+3+3+4 क्या है कि ये पहला जो 5 ईयर्स है ये फाउंडेशन स्टेज है, इसमें जो है 3 ईयर्स एज से लेकर के 8 साल तक, मतलब जो है क्लास 3rd तक
क्लास मतलब 8 साल तक के बच्चे तक के लिए जो है ये ग्रेड 2 तक जो है इसको इंक्लूड किया गया है। ग्रेड 2 तक जो है ये वाला जो 5 रहेगा। फिर उसके बाद ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 के लिए जो है ये +3 वाला रहेगा। इसमें जो है में फोकस किया जाएगा इंटरेक्टिव स्किल जो होगी उसको डेवलप करना, फिर लर्निंग और लैंग्वेज न्यूमेरिकल स्किल जो है वो खेलते खेलते जो है बच्चे डेवलप करें, इसके पे फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो मिडिल वाला जो है वो ये जो 3 है वो 11 से लेकर के 14 ईयर्स तक है। इसमें जो है सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन होगा, एक्सपेरिमेंट बेस पे लर्निंग स्किल को डेवलप किया जाएगा, जिसमें साइंस है, मैथ है, आर्ट है, सोशल साइंस, इसके एजुकेशन एबिलिटी को जो है डेवलप किया जाएगा। फिर लास्ट 4 जो है वो 9th से लेकर के 12th तक के जो है स्टूडेंट को जो है कवर करेगा। इसमें जो है सेकेंडरी स्टेज इसको बोला जाता है। ये जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो है कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और फोकस जो होगा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है 5+3+3+4 का जो है कंसेप्ट इसमें लागू किया गया है। साथ साथ जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को इसमें बढ़ाया गया है कि मतलब बोलने का मतलब है कि मदर टंग में जो है जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो है एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई है अप टू ग्रेड 5, और प्रेफर किया गया है कि अप टू द ग्रेड 8 तक जो है मदर लैंग्वेज में जो है एजुकेशन का जो है मीडियम हो। फिर असेसमेंट अगर देखा जाए कि किस तरीके से जो है प्रोग्रेस हो रहा है उसको असेसमेंट करने के लिए एक परख जो है प्लेटफॉर्म है, वो नेशनल असेसमेंट बॉडी है जो कि जो है असेस करेगी कि हमारा जो एजुकेशन का जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर टीचर्स कितने होने चाहिए इसको भी जो है इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि पीपल टीचर्स रेशियो या स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो 30:1 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि 30 स्टूडेंट हैं अगर एक क्लास में तो उसके पीछे एक टीचर होना चाहिए। 28 हो जाए, 25 हो जाए वो चलेगा, 31, 32 नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है। फिर बोल रहा है कि मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए एनुअली। टीचर्स को ट्रेनिंग को लेकर के बात की जा रही है। फिर जो है स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन की बात की जाए तो स्टेट लेवल पे जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो मॉनिटर करेगा और पॉलिसी मेकिंग करेगा टीचर्स के क्वालिटी को लेकर के। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन अगर जो होगा 3 से 4 साल तक का जो अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम होता है वो जो एग्जिस्ट करेगा अंडर द मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा अभी जो है BSc 3 साल का होता है, 3 ईयर्स का होता है, BA 3 ईयर्स का होता है। अगर कोई बच्चा 2 साल अगर पढ़ करके निकल जाता है BSc चाहे BA, तो उसका जो है BSc का डिग्री जो है वो मान्य नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी स्टेज पर के 3 ईयर्स का कोर्स है, 4 ईयर्स का कोर्स है, किसी भी स्टेज में अगर निकल भी जाता है 1 साल 2 साल का कंप्लीट करने के बाद, तो भी 1-2 साल के भीतर उसका जो है कुछ ना कुछ डिप्लोमा दे करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ उसका मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा उसके कोर्स का, 1 साल हो चाहे 2 साल हो। फिर टीचर एजुकेशन रेगुलेटरी रिफॉर्म की बात की जाए तो इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा टीचरों का। एक तो स्वयं दिशा पोर्टल जिसमें नेशनल मिशन फॉर द मेंटरिंग होगा, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें 4 वर्टिकल्स जो है होगा सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग कार्य के लिए जो है कमीशन का जो है कार्य इसमें डिपार्टमेंट सेट किए जाएंगे। की टारगेट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखा गया है कि एक तो यूनिवर्सल एफिलिएंट की बात करता है। इसमें जो है जो प्राइमरी स्कूल तक जो है टारगेट रखा गया है कि यूनिवर्सली जो है एफिलिएंट हो जाए। फिर 100% GER की बात करता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। मतलब जो है प्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सेकेंडरी में है 100% ट्रांजिशन होना चाहिए बच्चों का, ड्रॉप आउट जो है वो 0 होना चाहिए। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि हमारे GDP का 6% जो है वो एजुकेशन में जाना चाहिए। 50% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए हायर एजुकेशन से संबंधित, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल है 2035 तक में। फिर जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन है वो जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए 2024 तक। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब जो है कोई एक एजुकेशन एक ब्रांच नहीं होना चाहिए, उसमें जो है जितने भी एजुकेशन से संबंधित ब्रांच हैं एटलीस्ट जो है 5, 6, 8, 10 होने चाहिए। फिर बात करता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन टू हैव एक्सपोजर टू द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो जॉब ओरिएंटेड होता है। तो हमारा जो है जो भी हायर इंस्टीट्यूशन है वो एटलीस्ट जो है 50% जो लर्नर होंगे वो वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित होंगे। 2025 में ये हमको लागू कर देना है। कुछ की गवर्नमेंट स्कीम जो है चाहे इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है लागू किया गया है, उसमें जो है एक है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो है निपुण भारत जो है ये योजना चालू की गई है। इसमें जो है FLN जो बात करें जो है न्यूमरेसी से संबंधित जो है अपग्रेडेशन स्किल डेवलपमेंट क्लास 3 तक के बच्चों के लिए है, वो 2026-27 तक लागू करना है। फिर 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम चालू की गई है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये प्रोवाइड करके कंट्री वाइड जो स्कॉलरशिप वगैरह रिसर्च आर्टिकल्स और जनरल पब्लिकेशन वगैरह होता है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जो है हमको ये मिल जाएगा। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन मतलब एक सब्सक्रिप्शन लिए तो पूरे देश में जो है वो काम करेगा जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है पब्लिकेशन वगैरह है।
फिर जो है एक है इनिशिएटिव फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन द सेंस कोई अगर फिजिकली चैलेंज बच्चा है तो उसके से संबंधित जो है इनिशिएटिव चालू किया गया है। उसमें है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल है फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज, और डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग इसमें है कि प्रशस्त जो है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल जो है ये इसमें इंक्लूडेड है। फिर प्रेरणा पोर्टल है, वो जो है एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9 से लेकर के 12 तक, उनको जो है इसमें इनरोल किया जाएगा, जिसमें फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के आधार पर। फिर विद्यांजलि जो है ये स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है जो वॉलेंटरली जो स्कूल का एक प्रोग्राम है वो इंकरेज करेगा कम्युनिटी इंगेजमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पार्टिसिपेशन वगैरह है वो इसमें आए और उसको जो है डेवलप करें, तो वो कम्युनिटी इंगेजमेंट इसमें विद्यांजलि स्कीम में आएगा। फिर राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र में है, इसके अंतर्गत जो है रियल टाइम डाटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं स्कूल एजुकेशन से संबंधित, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जिसके द्वारा हम ले सकते हैं, तो उसका एक तरीके से रियल टाइम डाटा जो है इसके द्वारा शेयर किया जाएगा। फिर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम 2024 में लागू किया गया था। ये क्या बोलता है कि इन्हेंस एक्सेस टू हायर एजुकेशन थ्रू कोलेट्रल फ्री लोन फॉर द स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंडिया टॉप 860 इंस्टीट्यूट, मतलब जो टॉप 860 इंस्टीट्यूशन है इंडिया के हायर एजुकेशन से संबंधित, उसमें अगर सिलेक्टेड कुछ बच्चे होंगे उनको जो है लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल, विदाउट मतलब जो है कोई गिरवी रखे कोई चीज़ जो है उनको लोन दिया जाएगा, ताकि जो है हायर एजुकेशन जो है वो एक आम आदमी के लिए भी हो और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो इंक्लूसिव हो। फिर एक स्वयं प्लस पोर्टल की बात की गई है, ये जो है ऑफर करेगा एजुकेशन किस इसमें फील्ड क्या क्या चीज़ें होंगी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल का जो डिमांड है उससे अलाइंड जो है कोर्स होंगे, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होगा, डाटा एनालिटिक्स से संबंधित जो है कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा स्वयं प्लस पोर्टल के द्वारा। अब जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक क्यूएस रैंकिंग होती है पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ का, उसके अंतर्गत जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, तो इसको ये जो रैंकिंग है इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है लंदन बेस्ड जो है क्वेरेल साइमंड्स है उसके द्वारा, इसी के आधार पर इसको क्यूएस बोला जाता है। 5 पैरामीटर्स बेसिकली इसमें मेजर किए जाते हैं, जिसमें रिसर्च एंड डिस्कवरी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन का कितना है और आउटकम्स कितने हैं। की इंडिकेटर्स और भी इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें कि डाइवर्सिटी ऐड किया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। इसमें जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए इसमें, तो इंडिया का जो है 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है इंडिया के रैंकिंग में। पहले इंडिया ग्रू 11 यूनिवर्सिटी, इंडिया में 2015 में 11 यूनिवर्सिटियाँ जो है इसमें रैंकिंग में थी, अभी जो है 2026 के रैंकिंग में 54 यूनिवर्सिटीज़ जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थित है। इंडिया अभी वर्ल्ड का 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। नंबर 1 पे है यूएसए, यूके नंबर 2 पे है और चाइना नंबर 3rd पे है। और इसमें जो है 8 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ऐड की गई हैं, और जो कि हाईएस्ट है किसी कंट्री के द्वारा इस 2026 के रैंकिंग में ऐड किया गया। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 54 यूनिवर्सिटी, उसमें जो आईआईटी का डोमिनेंसन है, इसमें 12 आईआईटी जो है वो फीचर्ड है, और आईआईटी दिल्ली का जो हाईएस्ट रैंक है 123rd जो है रैंकिंग ग्लोबली है। अदर मैकेनिज्म जो हायर एजुकेशन की रैंकिंग से संबंधित है इंडिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो है कि नेशनल हायर एजुकेशन रैंकिंग सिस्टम जो है वो है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2015। ये जो है मतलब जो है एक तरीके से आउटलाइन है, मेथोडोलॉजी है कि किस आधार पर जो है इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग किया जाए अक्रॉस द कंट्री। इसको कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। की पैरामीटर्स इसमें यूज किए जाते हैं टीचिंग से संबंधित, लर्निंग और रिसोर्स आउटकम से संबंधित, रिसर्च प्रैक्टिस और परसेप्शन जो है इसमें इंक्लूड है। इसी के आधार पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो रैंक तैयार करता है। फिर एक है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐसे बोलते हैं इसको, जो है 2010-11 से जो है लागू किया गया है। ये जो कवर करता है सेवरल पैरामीटर्स, जैसे कि टीचर स्टूडेंट इनरोलमेंट कितना हो रहा है, टीचर का जो है क्वालिफिकेशन कितना है, फिर प्रोग्राम क्या क्या रन करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, फिर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउटकम क्या है, फिर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का। तो ये जो है इसके आधार पर जो है सर्वे किया जाता है। ये 2010-11 से किया जा रहा है। इसको भी कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये बेसिकली हमारा हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन के रैंकिंग से संबंधित हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है उसको 20 साल हो गए। ये एक्ट क्या है, इस एक्ट का बेसिक एम ये है कि जो आर्टिकल 14, 15 और 21 है उसको जो है वुमेन के फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी दिए गए हैं उसको जो एक तरीके से इंश्योर करना। इंडिया जो है सिग्नेटरी है किस चीज़ का, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन। मतलब जो है वुमेन के अगेंस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी टाइप का, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया जो है बाइंडेड, मतलब जो है एक तरीके से कन्वेंशन को साइन किया है, एक तरीके से बाउंड है उसके लिए।
और इसके बॉन्डिंग की वजह से ही जो है इंडिया जो है ना अलग अलग तरीके जो है कानून बनाया हुआ है जो वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित। उदाहरण के लिए जो है डोमेस्टिक वायलेशन के लिए अलग है, डॉरी के लिए अलग है। मतलब एक तरीके से जो है ये जितने भी वायलेंस होते हैं वो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स हैं, उससे संबंधित कानून इंडिया जो है बनाया है, क्योंकि इंडिया जो है एक सिग्नेटरी है कन्वेंशन और एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का। की प्रोविजन क्या है डोमेस्टिक वायलेशन जो होता है वुमेन्स को, तो उससे निपटने के लिए इंडिया में क्या क्या जो है जो कानून है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक तरीके से जो डोमेस्टिक वायलेशन है उसके डेफिनेशन को वाइडन किया गया है। इसके अंतर्गत जैसे भी है अगर एक्चुअल एब्यूज़ और थ्रेट होता है जिसमें कि फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, वर्बल और इकोनॉमिकल एब्यूज़ है, तो उसको जो है डोमेस्टिक वायलेशन के अंतर्गत जो है ऐड किया गया है डेफिनेशन में। फिर हरासमेंट ऑफ वुमेन का अगर होता है किसी भी तरीके से, अगर डॉरी का भी डिमांड करते हैं तो वुमेन को अगर डॉरी का डिमांड कर रहे हैं तो वुमेन का हरासमेंट तो हो रहा है, अगर वुमेन के रिलेटिव्स को भी अगर हरासमेंट किया जा रहा है डॉरी के लिए तो वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेशन के अंतर्गत आएगा। स्कोप क्या है डोमेस्टिक वायलेशन का, तो स्कोप इसके अंतर्गत जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई भी वुमेन रहती है या शादी के रूप में, लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें इंक्लूडेड है, फैमिलियल टाइज़ है, शेयर्ड हाउस होल्ड्स है, किसी भी कंडीशन में अगर वुमेन्स जो है उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेशन होता है, डोमेस्टिक हिंसा होती है, तो ये जो है इस एक्ट के अंतर्गत आ जाती है। अब वुमेन्स जो भी इसके अंतर्गत आएगी तो उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो राइट्स क्या दिए हैं कि जो वुमेन्स रहेगी रेसिडेंस में रहेगी, शेयर्ड हाउस होल्ड में भी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर वुमेन्स को जो है टेम्प्रेरी कस्टडी दिया जाता है चाइल्ड का। फिर इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर जो दिया जाएगा रिलीफ से संबंधित, तो उसमें जो है प्रिवेंट्स एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन, उसके अंतर्गत जो है एक तो मॉनिटरी ऑर्डर दिया जाएगा मेंटेनेंस के लिए उसके और उसके बच्चे के लिए। फिर जो वायलेशन के वायलेंस अगर हुआ है तो वायलेंस से संबंधित जो अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन का भी प्रोविजन इसमें दिया गया है। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की जाए अगर, तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर डोमेस्टिक वायलेशन का कंप्लेंट जाता है पुलिस के पास तो उसके द्वारा जो है एक प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो जो विक्टिम्स है डोमेस्टिक वायलेंस का उसको असिस्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, सपोर्ट करेगा, और जो लीगल एड है उसको प्रोवाइड करेगा। साथ साथ जो है इन्फोर्समेंट्स जो होंगे कोर्ट्स ऑर्डर वगैरह के, तो उसको जो है इंश्योर करेगा कि वो जो है लागू हो जाए। फिर जो है ये साथ साथ जो है ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो जो मजिस्ट्रेट को जो है असिस्ट करेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम है उससे संबंधित केस को निपटारा करने के लिए। फिर सर्विस प्रोवाइडर इसमें जो आएंगे, सर्विस में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कोई एनजीओ भी हो सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसी जो होगी वो भी प्रोवाइड है, काउंसलिंग, शेल्टर, मेडिकल असिस्टेंस और लीगल हेल्प के रूप में गवर्नमेंट भी इसमें जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ एनजीओ भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। गवर्नमेंट की ड्यूटी इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस से जो एक्ट है उसके संबंधित अवेयरनेस, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन, जो भी स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इस तरीके से जो है अवेयर करेगा। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क और इन्फोर्समेंट किस तरीके से होगा, तो एक तो टाइम बाउंड जस्टिस का बात किया गया है इसमें कि जो भी वुमेन मतलब विक्टिम है उनको जो है इमिडिएटली जो है सिविल रेमेडीज मिलेगी विद इन 60 डेज। एविडेंस के रूप में अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो एविडेंस कहाँ से एकत्रित किया जाएगा, तो जो विक्टिम है उसका जो है टेस्टिमोनी जो है वो एक तरीके से जो है उसके लिए प्रूफ है, उसने जो दे दिया उसके संबंधित इंक्वायरी नहीं होगी। अब जो है जो जिसके अगेंस्ट में केस गया है उसको जो है अपना जो है केस अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है चाहे अपने फेवर में लेने के लिए उसको एक तरीके से सबूत देना पड़ेगा। जो भी वुमेन है उसके जो है खुद के स्टेटमेंट को ही जो है एक तरीके से प्रूफ मान लिया जाएगा कि उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेशन हुआ है। पेनल्टी की बात की जाए तो कोर्ट का कोई ऑर्डर अगर ब्रीच होता है तो उसको जो है प्रिंसिपल ऑफेंस है, इसमें इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों का जो है प्रावधान है। तो ये हुआ हमारा डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 से संबंधित हमारा डिस्कशन, जिसको 20 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस 2013। कंटेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरासमेंट एक्ट ऑफ एट वर्क प्लेस जो है इसके डेफिनेशन को और एक्सपांड कर दिया है। इसमें जो वर्क प्लेस है उसके आउटसाइड कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है और दूसरे के वर्क प्लेस में आकर के हरासमेंट करता है तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। कंटेक्स्ट यही है इसका कि डॉक्टर सुहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो केस 2025 आया था, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस बाई ए पर्सन आउटसाइड ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स काम कर रही है उसके आउटसाइड का कोई व्यक्ति अगर आ करके हरासमेंट करता है उसको सेक्सुअली, तो उसको भी जो है इस कंडीशन में इस एक्ट में रखा जाएगा। इसके अंतर्गत जो फाइल किया जाएगा केस वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो महिला काम कर रही है वहाँ पर जो है केस फाइल किया जाएगा। अब जो सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित अगर कंप्लेंट फाइल करने का और लुक आफ्टर सुपरविजन जहाँ एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो दो एजेंसियाँ हैं, एक तो जो है आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और दूसरा एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी। मतलब ये जो है एलसीसी जो है एक तरीके से
डिस्ट्रिक्ट ताल्लुक लेवल की एक बॉडी है जो वुमेन्स जो उस क्षेत्र में जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही हैं, तो उनके जो है सेक्सुअल हरासमेंट अगर हो रहा है तो उससे संबंधित कंप्लेंट को देखेंगी। और आईसीसी ये हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट दिया हुआ है, तो उसको जो है लुक आफ्टर करेंगे। आईसीसी और एलसीसी का डिफरेंस ये हो गया। तो इसके अंतर्गत जो है आईसीसी कंस्टिट्यूट एट एग्रीवेट वुमेन्स वर्क प्लेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर एन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट वर्क प्लेस। मतलब जो आईसीसी जो है जहाँ वुमेन्स काम कर रही है उसके वर्क प्लेस पे जो है मतलब उसके रिलेटेड ग्रीवांस वगैरह को जो है देखेगी। और ज्यूरिडिक्शन इसका एक्सपांड होता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के डिस्टर्ब करता है तो उसके प्रति भी। 2013 का जो पॉस है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें कोई प्रोविजन क्या क्या है। इसकी शुरुआत हुई थी विशाखा गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था 1997 में। इसके अंतर्गत जो है सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है उसके डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है, एक तरीके से इलाबोरेट किया गया है। तो इसको ये माना गया है कि कोई भी अनवेलकम एक्ट जो है या बिहेवियर कोई है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इम्प्लिसाइड करता है, खास करके उसमें देखा जाएगा तो फिजिकली कांटेक्ट और एडवांसमेंट होता है वुमेन्स के प्रति। और एक्चुअली में मेन इसका पर्पज होता है सेक्सुअल डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क्स, मतलब कोई इंडिकेशन करता है, इशारा करता है, तो उसको भी जो है इसमें हरासमेंट में काउंट किया जाएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, मतलब जो है कुछ एडल्ट मूवीज़ वगैरह दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना, इसको भी हरासमेंट में काउंट किया गया है। और कोई और अदर जो अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, मतलब इस टाइप का जो है सेक्सुअल नेचर हो, चाहे वो फिजिकली भी हो, वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल भी हो, उसको जो है इस कैटेगरी में डाला गया है। तो ये हुआ सेक्सुअल के डेफिनेशन से संबंधित, सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन से संबंधित। दूसरा है वर्क प्लेस क्या होता है। वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जो कि किसी एम्प्लॉय के द्वारा जो है रेगुलर विजिट किया जाता है अराइजिंग आउट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने नौकरी से संबंधित जो है उस एरिया को हमेशा विजिट करना। इस एरिया में जो है वर्क प्लेस में एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो कंपनी है अगर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का जो मीडियम है उसको भी जो है वर्क प्लेस में काउंट किया जाएगा, जो जर्नी होगी उसको भी काउंट किया जाएगा। और वर्क प्लेस जो होता है उसमें दोनों चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में कार्य करने वाले क्षेत्र को जो है वर्क प्लेस को जो है वो वर्क सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो वर्क प्लेस है उसको काउंट किया जाएगा। एग्रेव्ड वुमेन, मतलब जो किस कैटेगरी के वुमेन को जो है इसमें जो है पीड़ित माना जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार के सभी एज के वुमेन को जो है इसमें पीड़ित माना जाएगा। इसमें कोई एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं है, मतलब एज का मतलब कोई एज बैरियर नहीं है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की परमानेंट एम्प्लॉई है कि टेम्प्रेरी एम्प्लॉई है कि कैजुअल वर्कर है, ये जो है सभी मतलब तीनों चारों पाँचों जो भी कैटेगरी है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का उस सबको काउंट किया जाएगा। और दूसरा या तो ऑर्गेनाइज भी हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, सभी जो भी इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वुमेन्स काम कर रही हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सबको जो है इसमें विक्टिम काउंट किया जाएगा अगर उनका वायलेशन होता है तो। साथ साथ जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि क्लाइंट भी है, कस्टमर भी है और डोमेस्टिक वर्कर है, तो सबके सब इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब सबको इसमें काउंट किया जाएगा, कवर किया जाएगा। मैकेनिज्म क्या है ग्रीवांस रिड्रेसल का, तो दो मैकेनिज्म है इसमें। पहला है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको मैंने डिस्कशन किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद जो है स्वतः इसको जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश करेगा अंडर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, जब या फिर जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस 2013 का जो एक्ट है उसके तहत जो है इस्टेब्लिश करेगा। और दूसरा लोकल कंप्लेंट कमेटी, तो जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है उसमें मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, उसमें आधे तक जो है वुमेन होनी चाहिए। और ये जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसका चेयरमैन होता है जो वो परमानेंट मतलब वुमेन होना चाहिए, इमिनेंट वुमेन होना चाहिए जो कि कार्य करती हो सोशल वर्क का और जो है कॉज ऑफ वुमेन के लिए कमिटेड हो। फिर उसमें एक मेंबर ऐसी होनी चाहिए वुमेन जो कि कार्य करती हो ब्लॉक में, ताल्लुक में, तहसील में, चाहे वार्ड और म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रही हो। 2 मेंबर में एटलीस्ट 1 जो है वुमेन होना चाहिए जो कि एनजीओ और एसोसिएटेड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो वुमेन से रिलेटेड जो है सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हो। फिर कंसर्न ऑफिसर जो होता है, जैसे कंसर्न ऑफिसर का मतलब जो है ये मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है जो कि सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में कार्य करता हो। तो कंसर्न मतलब जो वुमेन से संबंधित जो है कार्य डिपार्टमेंट, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में कार्य करने वाला अधिकारी है तो वो उसका जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा। टेन्योर क्या होता है, जो भी मेंबर हैं आईसीसी के भी और एलसीसी के भी, तो उनका 3 साल का होता है और इनका पावर जो होता है सिमिलर होता है सिविल कोड। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें एस्पेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि एक है कंप्लेंट कमेटी। तो कंप्लेंट कहाँ पे किया जाता है, तो पहला जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है उसके पास कंप्लेंट किया जाएगा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है मैंडेटरी है कि आप इस्टेब्लिश करेंगे।
इसमें मिनिमम 4 मेंबर होते हैं, उसमें 50% जो है महिलाएं होनी चाहिए। सिविल कोर्ट का ये पावर रखता है। और लोकल कंप्लेंट कमेटी के लिए क्या है कि अगर लेस देन 10 अगर वर्कर्स है तो भी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा जो है इसको लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर कंप्लेंट फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, तो कंप्लेंट फाइल अगर जैसे कोई केस होता है तो विथिन 3 मंथ जो है वो केस फाइल कर देना चाहिए। कॉन्सिलेशन क्या है कि फिर इसमें आईसीसी में अटेम्प्ट नो मॉनेटरी सेटलमेंट, मतलब कॉन्सिलेशन ये है कि मतलब मॉनेटरी सेटलमेंट के अलावा भी जो है और भी जो है बहुत सारी जो है मतलब निपटारा करने के लिए जो है ऑप्शन होता है कौन से मतलब जो है एलसीसी और आईसीसी के पास। इंक्वायरी करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में रिफर पुलिस फॉर द इंक्वायरी, तो आईसीसी जो है पुलिस के पास रिफ़र कर सकता है इंक्वायरी के लिए विथिन 90 डेज लिमिट है, और रिपोर्ट जो है विथिन 10 डेज देना चाहिए। और जो गिल्ट है, जो व्यक्ति मुजरिम है, परपरेटर है, तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में जो है जो आईसीसी होगी वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है, तो आईसीसी जो है सर्विस रूल्स बेस्ड जो है कोई भी पनिशमेंट उसको दे सकता है। अपील कहाँ किया जा सकता है, तो जो भी अग्रेव्ड पर्सन है, जो विक्टिम है, वो जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड जो इसका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है विथिन 90 डेज जो है वो अपील कर सकती है, या फिर कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं विथिन 90 डेज। फॉल्स अगर कंप्लेंट किया जाता है किसी वुमेंस के द्वारा तो उसके अगेंस्ट में भी पेनल्टी चाहे मतलब एक्शन लिया जा सकता है आईसीसी के द्वारा। प्राइवेसी का इसमें स्पेशली ध्यान दिया जाएगा कि जो कंप्लेंट करने वाली महिला है जिसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसके जो है आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज न किया जाए। ये हुआ मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस और 2013 का जो एक्ट है उसके तहत क्या क्या जो है प्रोविज़न दिया गया है। इसके अलावा भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के जो है प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे जो है स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है एक लॉन्च किया गया है नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। तो जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनका एक नेशनल डाटाबेस जो है तैयार किया जाएगा, जो कि फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टिगेशन और जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स है उसको ट्रैक करने में। और थ्रू आउट द कंट्री जो है इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है पूरे देश में कहीं भी जो है इन्वेस्टिगेट करना और ट्रैक करना आसान हो जाएगा। फिर दूसरा है कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है ये जो है एक तरीके का इंटीग्रेटेड सर्विस है, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो है इसमें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि इसमें जब वन स्टॉप सेंटर की बात की जाए तो इसमें मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंस, लीगल काउंसलिंग, टेम्परेरी शेल्टर, ये सब दिया जाएगा। जो वुमेन जो है जिस वायलेंस से अफेक्टेड है उसको इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसमें जो है टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना जो सेक्सुअल हरासमेंट केस है तो उसको इससे संबंधित जो है इन्वेस्टिगेशन का ट्रैकिंग का जो है ये प्रोविज़न है। और इसको जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ऐड किया गया था कि टाइम बाउंड मैनर में जो है इसका जो है ट्रैकिंग किया जाए, मॉनिटर किया जाए। फिर एक है स्वाधार गृह स्कीम। स्वाधार गृह स्कीम का मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट हुई हैं उनको रिहेबिलिटेशन से संबंधित। इसमें जो है जो वुमेन क्राइम, वायलेंस और मेंटल स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है वुमेन का रिलेटेड टू जो है सेक्सुअल हरासमेंट, तो उनको एक तरीके से लाइफ और डिग्निटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो सम्मान से जीवन जी सके रिमेनिंग डे। फिर उज्ज्वला स्कीम इसमें चालू किया गया है, जो कि उज्ज्वला स्कीम है जो ट्रैफिकिंग वगैरह वुमेंस का होता है, चिल्ड्रंस का होता है और कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है सेक्सुअल को लेकर के, तो उनको जो है एक तरीके से उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट किया जाएगा और एक तरीके से इसके लिए मास और सोशल मूवमेंट चालू किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा सोशल सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वुमेन से संबंधित जो है डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना यूनियन गवर्नमेंट को कॉल किया एक तरीके से कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 NGOs को जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है फंडिंग नहीं देने के लिए बेबस कर रहा है, मतलब एक तरीके से जो है वायलेशन कर रहा है अंडर द सेक्शन 7 FCRA एक्ट 2010। हमको जो है अपने डिस्कशन को इस मैगजीन तक ही सीमित रखना है। तो अंडर सेक्शन 7 ऑफ द FCRA एक्ट 2010 क्या बोलता है, तो इसके अंतर्गत जो है ये एक तरीके से इट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द एक्ट। मतलब ये जो है प्रोहिबिट करता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर पाता है तो उस फंड को जो है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे NGO वगैरह में ट्रांसफ़र करने के लिए एक तरीके से रोकता है। कौन सा? सेक्शन 7 FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010।
इसमें एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है किसी नॉन रेजिडेंस इंडियन द्वारा, कोई एनआरआई के द्वारा जो है अगर कंट्रीब्यूशन किया जाता है और वो भी अपने पर्सनल सेविंग से थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, तो उसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, तो उसको परमिटेड है। अदरवाइज सेक्शन 7 जो है वो एक तरीके से रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी एनजीओ वगैरह में अगर पैसा डोनेट किया जाता है तो। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 का हम डिटेल्स देखते हैं, तो इसमें के अंतर्गत जो है कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई डोनेशन हो, डिलीवरी हो या ट्रांसफ़र हो किसी भी तरीके से, या तो आर्टिकल के रूप में ट्रांसफ़र डिलीवरी हो, कैश के रूप में ट्रांसफ़र डिलीवरी हो या सिक्योरिटी के रूप में, तो उसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसको मॉनिटर करने के लिए इंटेलिजेंस अगर से मतलब जो है कोई एजेंसी है तो आईबी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसके द्वारा जो है अप्रूवल रिजेक्शन जो है वो देखा जाता है। इसी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है अपना डिसीजन लेती है। मेजर प्रोविज़न जो है 2010 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया था 2020 में, उसको भी देखा जाए तो फॉरेन फंड्स को अगर इसमें देखा जाए तो प्रियर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स थ्रू रजिस्ट्रेशन विथ मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ एवरी ऑफिस बेरर ऑफ एनजीओ। मतलब एनजीओ का कोई ना कोई ऑफिस बेरर होगा जो फंड वगैरह रिलेटेड इनकमिंग और आउटगोइंग दिखता होगा, तो उस जो ऑफिस बेरर होगा उसका मैंडेटरी जो है आधार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसको प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा जब फॉरेन फंड कुछ अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो। और साथ साथ जो है प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन फंड, और जो रेसिपिएंट होगा उसको प्रोहिबिट करता है अगर फॉरेन फंड के रूप में, तो कौन कौन से ऐसे एजेंसी इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है फॉरेन फंड्स जो है अलाउ नहीं है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है अलाउ नहीं है किसको, जो व्यक्ति कोई चुनाव लड़ना चाहता है इंडिया में, इलेक्शन कैंडिडेट है तो उसको जो है अलाउ नहीं है। फिर कोई जज है और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको भी जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना अलाउ नहीं है। फिर जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्टर कंपनी है उसको भी अलाउ नहीं है। फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बेयर, अब मतलब कोई एमएलए एमपीज पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं तो उनको भी अलाउ नहीं है, और उनसे एसोसिएटेड कोई उनका ऑफिस बेयर है तो उसको भी अलाउ नहीं है। फिर कोई पॉलिटिकल नेचर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इलेक्शन के आउटकम को जो है प्रभावित कर सकते हैं। फॉरेन से फंड लेकर के अगर इन व्यक्ति को जो पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल माइंडसेट के हैं, उनको अगर कंट्रीब्यूशन मिलने लगे तो कोई फॉरेन की कंपनी जो है हमारे इलेक्शन के आउटकम को जो है प्रभावित कर सकती है, तो इसके लिए जो है इनको प्रोहिबिट किया गया है। एफसीआरए अकाउंट अगर है आपके पास, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो आपको उस अकाउंट को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के ब्रांच में मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ से आपको रिसीप्ट मिलता है, और कहीं भी जो है अकाउंट आपको नहीं मेंटेन करना है। कोई भी फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन इट एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर ऑन एनी अदर पर्सन और एनजीओ। मतलब और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आता है किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो दूसरे फंड और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चाहे दूसरे एनजीओ में पर्सन को नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो एफसीआरए है उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, और उसको बाद रिन्यूअल भी करना है आपको, तो विथिन 6 मंथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी होने के आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए 6 मंथ के भीतर। फिर क्या है, रिडक्शन इन द यूजेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो जो जिस पर्पज़ के लिए उसको कंट्रीब्यूट किया गया है उस पर्पज़ से संबंधित केवल 20% ही आप जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्सपेंस जो है यूज कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो है जो एक्चुअल पर्पज़ है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो कंपलसरी जो है इसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, जो भी केस है, जैसे कि कॉन्ट्रावेंशन, गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट यूजेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंक्वायरी, तो अपना रिटर्न फाइल करना है, उसको गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, देखेगा, समझेगा, और उससे संबंधित जो है दिशा निर्देश गवर्नमेंट जारी कर सकता है। और इलीगलिटी पाई गई तो अनयूटिलाइज जो फंड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फर्दर जो है मतलब एक्सपेंस के लिए। तो ये हुआ बेसिकली हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो अब देखते हैं कि वक्फ क्या होता है। तो वक्फ चाहे औकफ जो बोलते हैं, इस वक्फ का प्लूरल फॉर्म है, एक तरीके का ये चैरिटेबल जो है डोनेशन है, एंडोमेंट है, वेयर अ पर्सन डोनेट प्रॉपर्टी फॉर ए रिलीजियस और सोशल वेलफेयर। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको वो डोनेट करता है सोशल वेलफेयर, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, अगर उसका कोई इनहेरिटेंस नहीं है। मतलब अगर अपने किसी इनहेरिटेंस मतलब बच्चे चाहे अपने रिलेटिव्स को ना डोनेट करके, या रिलेटिव्स नहीं भी हैं उसके, तो वो जो है पैसा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम बोलते हैं वक्फ। और इसका यूटिलाइजेशन जैसे कि मॉस्क बनाने में लिए, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में वो अगर एक तरीके से डोनेट कर देता है, तो ये जो चीज़ें बनेंगी, मॉस्क, स्कूल, हॉस्पिटल, जिस
लैंड मास पे बनेंगी तो उसको हम बोलते हैं वक्फ, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। हिस्ट्री क्या है कि वक्फ जो है एक अरेबिक वर्ड है, और इसका मतलब जो है, इसका लिंक निकाला जाता है तो हदीथ जो होता है इस्लामिक वर्ड है, उससे ये निकल के आता है। 18th सेंचुरी जो है इंडिया का, उसमें जो है वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती थी उसको मैनेज किया जाता था। जो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे वो उसको लुक ऑपरेट करते थे, वही उसको मैनेज करते थे। उनके डोनेशन को, चाहे कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस वगैरह जो है, उस चीज़ को देखते थे कि किस ज़मीन पे क्या बननी चाहिए। तो इसको देखने के लिए जैसे कि सदर सूबा और सदर सरकार जो मतलब पद हुआ करते थे लुक आफ्टर करने के लिए, लेकिन जो है सेंट्रल अथॉरिटी जो होती थी, जो नवाब हुआ करते थे, चाहे उस समय के जो मेन राजा हुआ करते थे, उनके पास जो है अल्टीमेट कंट्रोल हुआ करता था वक्फ का। अब 2025 का जो अमेंडमेंट आया है उससे संबंधित अगर देखा जाए तो फोकस एरिया क्या है, तो ये जो है की फोकस एरिया जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है इसमें उसको एम्पावर किया जाए, और जो एफिशिएंट सर्वाइंग मैकेनिज्म जो है, मतलब जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो एसेट्स वगैरह है उसका मिसयूज ना हो तो कि दूसरे पर्पज़ के लिए, तो उसको एक तरीके से सर्वाइंग मैकेनिज्म को इसमें दुरुस्त करने की बात की गई है। फिर जो है कोई वक्फ कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो इसके आधार पर कि अगर कोई लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर है, मतलब जिसके पास लॉफुली जो है अगर डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी ओनर के पास, तो वो ही अपनी प्रॉपर्टी को जो है एज ए वक्फ जो है डोनेट कर सकता है। वक्फ औलाद कैन नॉट बी डिनाई इनहेरिटेंस राइट ऑफ द हियर इंक्लूडिंग वुमेन। और कोई वक्फ जो डोनेट कर रहा है कोई व्यक्ति अपने जो है प्रॉपर्टी को, तो उसका कोई अगर इनहेरिटेंस करने वाला उसका जो है सगा संबंधी है, इंक्लूडिंग कोई वुमेन भी है, तो उसके राइट्स को डिनाई करके और सीधे जो है उसको डोनेट कर देना एज ए वक्फ जो है वो भी जो है सही नहीं है, तो उसको जो है यहाँ पे डिनाई किया गया है, उसको एक तरीके से उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। फिर मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर कोई वक्फ का कोई प्रॉपर्टी है, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, ऑल मस्ट भी रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल विथिन 6 मंथ, मतलब विथिन 6 मंथ जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल परमिट करता है तो 6 मंथ का जो है एक्सटेंशन दिया जा सकता है। फिर रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ, इसके लिए संबंधित क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ, मतलब किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से अपना दिखा करके वक्फ के रूप में डोनेट करना जो है वो एक तरीके से इलीगल करार दिया गया है। और अगर डिस्प्यूट अराइज होता है किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को उससे संबंधित। फिर इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड की बात की जाए तो सेक्शन 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1861 को जो रिप्लेस करके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है, तो उसके सेक्शन 75 के अंतर्गत जो है ये परमिटेड है कि जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसको इंस्पेक्शन करना। फिर कोई लैंड का जो एक्विजिशन होगा पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो वो जो इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत जो है इसको गवर्न किया जाएगा। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल को गठित किया जाएगा, जो कि चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ। तो जो वक्फ के इंचार्ज होंगे यूनियन मिनिस्टर, वही इसको चेयर करेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल को। और ये एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव टू द वक्फ बोर्ड, मतलब वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देने में, साथ साथ जो है सुओ मोटो पावर है उनको एक्सरसाइज करने, मतलब जो है वक्फ से संबंधित जो एसेट्स है उसको उसके रिलेशन से संबंधित सुओ मोटो पावर है इनके पास, स्वतः संज्ञान लेकर के कोई कार्य कर सकते हैं। और साथ साथ इसके जो मेंबर होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, उसमें एमपीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और भी अदर मेंबर भी इसके हो सकते हैं। फिर इससे संबंधित एक उम्मीद पोर्टल जो है वो रिलीज किया गया है, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा चलाया जाता है। उम्मीद एक सेंट्रल पोर्टल है जो कि रियल टाइम अपलोडिंग जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको अपलोड करना, वेरिफिकेशन करना और मॉनिटर करना जो है संबंधित है। उम्मीद पोर्टल के बारे में देखा जाए तो इसका लेजिस्लेटिव बैकअप जो है इसको स्टार्ट किया गया था अंडर द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के तहत। ठीक है, की फीचर इसमें ये है कि एक तरीके से ये डिजिटल इन्वेंट्री है, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने की एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो है वक्फ का जो है एक रिकॉर्ड रहेगा। जियो टैगिंग के माध्यम से जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी की मैपिंग की जाएगी, और ऑनलाइन ग्रीवांस से अगर वक्फ के प्रॉपर्टी को लेकर के तो उसको रिट्रेस किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग भी इसमें शामिल है। सिग्निफिकेंस क्या है उम्मीद पोर्टल का, तो ये जो है इनेबल करता है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है और पार्टिसिपेशन ऑफ वक्फ एसेट्स टू हेल्थ केयर, लाइवलीहुड जनरेशन, सोशल वेलफेयर, ये सब चीज़ें जो है ये उम्मीद पोर्टल के माध्यम से जो है किया जा सकता है। अब वक्फ जो बिल आया था तो इससे संबंधित बहुत सारे जो है केसेस
चाहे मतलब जो है एक तरीके का जो है मतलब जो है समाज में, सोसाइटी में, मुस्लिम समाज में पर्टिकुलरली, ये था कि ये जो है रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें अननेसेसरी जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उससे संबंधित एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। मतलब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस उसकी एसेंशियलिटी कितनी है, रिलीजियस में कितना उसका जो है बैकअप है, तो उस चीज़ से संबंधित है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। रिसेंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि वक्फ जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी ये बोलता है कि कोई भी जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फार्मुलेट किया गया था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही फार्मुलेट किया गया था, किसमें सिरुर मठ केस 1954 के तहत जो है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो एसेंशियल है कि नहीं उस धर्म का। मतलब हमारे धर्म में, इवन अपने मैं हिंदू धर्म की बात बोलूँ, क्रिश्चियनी धर्म की बात बोलूँ, चाहे मुस्लिम धर्म की बात बोलूँ, तो जो वो प्रैक्टिस करते हैं वो एक्चुअली में उनके रिलीजियस का पार्ट है कि जस्ट जो है एक लोग कर रहे हैं तो दूसरा भी करने लगा, तीसरा करने लगा, और वो कस्टम बन गया। और कस्टम के बाद वो ऐसा लगने लगा कि वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन से जो है ड्रा किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है वो रिलीजन जो डॉक्ट्रिन है उससे ड्रॉ करे। तो यहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल निकल के आता है। और अगर कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल जो है वो कोशिश करता है कि एक तरीके का बैलेंस मेंटेन करे, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और दूसरा जो है फंडामेंटल राइट। रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसा ना हो कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करे, और फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने के लिए हम कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होता है, जो एसेंशियलिटी है रिलीजियस की, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो जाए, तो उसके एक तरीके से बीच के बैलेंस को मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है। इससे क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के तहत जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी एंड लिबर्टी। मतलब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अगर इंडिविजुअल की इक्वलिटी, डिग्निटी और लिबर्टी को हार्मफुल ना हो, इन्फ्रिंज ना करे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये डिस्कशन हुआ, हमने चैप्टर 7 जो है इंडियन पॉलिटी का जो है PT 365 विजन IAS का कंप्लीट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये सीरीज डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी दूसरी सीरीज के हिसाब से भी जो है वीडियो अपलोड करना चाहिए, दूसरा टॉपिक भी पढ़ाना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।